हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे हम हो, आप हो या कोई और हो, उसका मेन उद्देश्य होता है अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराना और जल्दी ग्रो कराना। हर कोई चाहता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है सही स्टॉक का सही समय पर पहचान कर उसमें इन्वेस्टमेंट करना, जो कि हर कोई नहीं कर सकता है। लास्ट ईयर ऐसे कितने सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए जिन्होंने इन्वेस्टर्स को कई सौ गुना प्रॉफिट कमा कर दिए। आज उन्हीं स्टॉक्स में से एक स्टॉक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इस स्टॉक में पिछले साल जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया उनके वेल्थ कई गुना ग्रो कर गए, और जिन लोगों ने इस स्टॉक में रैली को मिस किया उनके लिए ये स्टॉक फिर मौका लेकर आई है। मैंने इसीलिए इस स्टॉक को आज चर्चा का विषय बनाया है। इस स्टॉक में अगर आज इन्वेस्टमेंट करें तो ये सही मायने में इन्वेस्टर्स को कुछ ही सालों में करोड़पति बना सकता है। इस स्टॉक का मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्यों इस मल्टी बैगर स्टॉक को एनालिस्ट फिर से फ्यूचर का मल्टी बैगर कह रहे हैं, और अभी ये मौका चुका तो फिर ऐसा मौका बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन इस स्टॉक पर चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी का हिस्ट्री हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी लैपटॉप्स, टैब्स और कई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाती है, और ये कई सारे डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ब्रांड्स के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करती है। इसका मतलब है ये उन सब ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी इन सब के अलावा डेस्कटॉप्स, CFL बल्ब्स, LED और होम अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी मैन्युफैक्चर करती है। 2017 में इसके IPO आने के बाद से ये स्टॉक 800% से भी ज़्यादा ग्रो हुई है, और 15 मार्च 2021 को इसने अपना रिकॉर्ड हाई 21,499 बनाया था, और 18 मार्च 2021 को इस स्टॉक को स्मॉल इन्वेस्टर्स के अफोर्डेबल बनाने के लिए और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए 1:5 के रेशियो में स्प्लिट किया गया। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप में से कई सारे व्यूअर्स अब तक समझ गए होंगे कि मैं कौन से स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं जिस स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। जी हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3,588, एंड अगर आप देखोगे इसका 52 वीक का हाई, सो ये 52 वीक का हाई 4,457, एंड 52 वीक का जो लो इसने बनाया है 630 रुपीज़। बट ये इसका जो है रियल वैल्यू ये आपको एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा, बिकॉज ये स्प्लिट के बाद का वैल्यू है। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं जिससे आपको पता चलेगा कैसे पिछले एक साल में इस स्टॉक में रैली दिखी है, तो आपको समझ में आएगा क्यों हम इसको मल्टी बैगर कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप यहाँ से भी देखिएगा तो ये मल्टी बैगर इसको हम कह सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको फिगर दिखाने वाला हूँ उससे सही मायने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये मल्टी बैगर स्टॉक क्यों है। सो ये देखिए, मैं आपको पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 3 अप्रैल को आप देखिए 3,429 के आसपास ये ट्रेड कर रही थी, और 17 मार्च 2021 को इसका वैल्यू हो गया 20,074 रुपीज़, और इसने उसी 15 मार्च के आसपास इसने जो अपना हाई बनाया था 21,499। सो आप देख सकते हैं करीब करीब 6 गुना से भी ज़्यादा जो है ये स्टॉक जो है ग्रो की है पिछले एक साल में, यानी 600% ग्रोथ है। इसलिए इसको मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं। तो अगर आपको जो यहाँ पर फिगर जो दिख रहा है 3588 या 4457, ये उसके स्प्लिट होने के बाद का फिगर है, बिकॉज मैंने आपको जैसा बताया कि 1:5 के फिगर में ये स्प्लिट हुई थी स्टॉक। तो ये जो प्राइस है उसका स्प्लिट होने के बाद का ये प्राइस है। 18 मार्च को ये स्प्लिट हुई थी, एंड उसका प्राइस फिर ये जब स्प्लिट होती है तो 5 टाइम्स, अगर 1:5 के है रेशियो में है तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो में फिगर दिखाती है। अब मैं आपको पिछले 15 दिन का भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये टेबल दिख रहा होगा आपको 15 दिन का। सो आप देखिए 3 मार्च से लेकर ये 1 अप्रैल तक का ये आपको टेबल दिखाया है। तो ये कैसे आप देखिए ट्रेड कर रही है। ये 3 मार्च को आप देखिए इसने 19,900, 4 को 19,700, 20,000 इसने क्रॉस किया 9 मार्च को। 15 मार्च को इसने देखिए अपना ऑल टाइम हाई बनाया 21,499,
एंड ये देखिए ये रिकॉर्ड डेट इसकी 18 मार्च थी, तो 17 मार्च तक ये ट्रेड कर रही थी 20,848 पर, एंड 18 मार्च को ये स्प्लिट हुई और तब से ये देखिए 4457 जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे स्प्लिट होकर आई है। एंड उसके बाद से आप देखिए इसमें ये जो है इसमें डिप हुई है। अब ये डिप हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक खराब है, इनफैक्ट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जिन्होंने इसको मिस किया है पिछले साल इन्वेस्ट करने में। अगर आप देखोगे तो अभी ये फिलहाल जो आप ट्रेड आपको दिखाया है 3720 हाई बनाया इसने 1 अप्रैल को, बट ये जो क्लोजिंग प्राइस रही है इसका 3588, एंड मैंने आपको दिखाया एक साल पहले एग्जैक्टली ये 3400 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसने वापस इन्वेस्टर्स को मौका दिया है जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अगर वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाता है स्टॉक को तो इसमें इन्वेस्ट करना स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए ये स्प्लिट हुई एंड ये वापस हमें मौका दिया है हमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस करिएगा नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ये वापस जो है मल्टी बैगर साबित होने वाली है, मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको बताया ये इसका प्राइस का मूवमेंट। अब आइए इसका थोड़ा सा की वैल्यूएशंस जान लेते हैं। तो मार्केट कैप जो है इसकी है 21,014 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके सेक्टर का पी रेशियो 75.86 है, जबकि इसका देखिए पी रेशियो 146.81। सो ऑलमोस्ट जो पी रेशियो है इंडस्ट्री के पी रेशियो से डबल 2 टाइम्स ये दिख रही है यहाँ। अर्निंग पर शेयर इसकी है 24.44। प्राइस टू बुक रेशियो जो है इसकी है 38.82। बुक वैल्यू पर शेयर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 92.45 बुक वैल्यू है। सो आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी जो यहाँ पे दिख रही है 25.50% इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 33.27, ये दोनों काफ़ी अच्छा माना जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखिए 0.15। सो डेट है कंपनी की लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल इसको बोलेंगे 0.15। इनफैक्ट इसकी डेट काफ़ी थी लेकिन इसने अपने डेट को काफ़ी रिड्यूस किया एंड अभी ये देखिए 0.15 के रेशियो में आ रही है। तो इसके जो वैल्यूएशंस दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इस कंपनी के। अब मैं आपको इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ। इनकम सो पिछले 5 क्वार्टर का ये अब आपको इनकम दिख रहा होगा। ये देखिए ये सितंबर क्वार्टर में इसकी इनकम 1638 करोड़ थी। अगर आप उसके पहले एक क्वार्टर और पहले जाएं तो 517 से इसने ग्रोथ दिखाया, 3 टाइम्स ग्रोथ हुई इसकी 1638 करोड़ की सितंबर 2020 में, एंड फर्दर 500 करोड़ का यहाँ पे यानी 33% का जंप दिख रहा है आपको Q3 का रिजल्ट में। अगर आप इसको YOY भी देखोगे दिसंबर 2019 से, सो ये देखिए 995 करोड़ थी एंड वहाँ से ये 2182 करोड़, यानी आप बोल डबल से भी ज़्यादा इसमें ग्रोथ दिखने को मिल रहा है YOY। अगर इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, सो पैट अगर इसकी देखें तो देखिए जून में जहां इसने 1.60 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, सितंबर 2020 में कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ, ये 52 टाइम्स जंप हुई सितंबर 2020 में, एंड दिसंबर 2020 में भी यानी Q3 में भी इसने 17.63% का ग्रोथ दिखाया पिछले क्वार्टर से। अगर आप इसको YOY कंपेयर करें तो 26.30 करोड़ से 61.59, डबल से भी ज़्यादा है इसका। अगर आप मार्जिन भी देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2.82%, 3.19%, तो ग्रो हुई है इसकी मार्जिन भी। एंड EPS भी देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें काफ़ी अच्छा EPS ग्रोथ देखने को मिल रहा है 45.25, 53.14। उसके पहले Q1 में 1.38 थी। तो फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब देखते हैं रिटर्न इसने कैसा दिया। तो अगर इसका रिटर्न देखें, मैं आपको यहाँ पे 3 साल का रिटर्न दिखा रहा हूँ बिकॉज ये स्टॉक जो आई थी 2017 में IPO में लिस्टेड हुई थी, तो इसके 5 साल के रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे, 3 साल का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका कंपेयर मैंने किया आपको इंडस्ट्री के साथ किया है, मार्केट के साथ किया है। सो अगर 3 साल का आप रिटर्न देखो तो ये स्टॉक ने 406.6% का रिटर्न दिया है, जबकि इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में यह है उसने मात्र 47.3% का रिटर्न दिया है, और मार्केट जो है 18.2% का रिटर्न। अगर आप इसका 1 साल का भी रिटर्न देखें तो 425%, जबकि इंडस्ट्री 112% एंड मार्केट 85.7%। 90 डे का भी अगर देख लें तो 31.8% का रिटर्न है। इंडस्ट्री की रिटर्न जो रही है 16.6% एंड 8.9% मार्केट की रिटर्न रही है।
तो आप देखिए 3 साल, 1 साल, 90 डेज, जितने भी ये जो टर्म जो कंपेयर कर रहे हैं सब में कितना अच्छा रिटर्न दिया है डिक्सन ने एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एंड मार्केट। एंड ये थोड़ा मोड़ा रिटर्न नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ये है कि बहुत डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। जो डिफरेंस है रिटर्न में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने बना कर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे भी थोड़ी चर्चा कर लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है 35.06 है एंड प्रमोटर्स की प्लेज कोई नहीं है, जो कि अच्छी बात है। एंड आप देखो एफआईआई का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है 20.31। एंड आप देखो तो एफआईआई की इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई है। डीआईआई डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की भी 15.22 है, जिसमें म्यूचुअल फंड की 14.8% है। सो अगर आप देखो तो इसमें जो है प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो स्लाइटली जो है वो डिक्रीज हुई है, 36.01% से 35.06% हुई है। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा ये कंसर्न नहीं है। बट जो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। अब देखो 16.21 से 20.31 ये क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट अगर आप और पिछले क्वार्टर में चले जाओ जून में या मार्च से आप देखो तो ऑलमोस्ट डबल हो गई। ये देखिए, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर किसी स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो बहुत सोच समझ कर लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप इसकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो स्लाइटली जो है इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिक्रीज हुई है 16.68% से 14.18%। बट अगर ओवरऑल देखें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई एंड डीआईआई दोनों को मिलाकर जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है। ये जो एफआईआई प्लस डीआई जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग जो सितंबर के क्वार्टर में थी 33.76, वो दिसंबर के क्वार्टर में आके हो गई 35.53%। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको हमने बता दिया, यहाँ पर दिखाया मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कितनी अच्छी होल्डिंग इसमें बनी हुई है। इनफैक्ट उन्होंने बढ़ाया इसमें होल्डिंग, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के लिए। अब थोड़ा पीयर से भी कंपेयर करके मैं आपको बता दूं। सो अगर पीयर से कंपेयर कीजिएगा तो ये देखिए प्राइस जहां ये हनीवेल ऑटोमेशन जो है 46,112 चल रही है, डिक्सन 3,588। अदरवाइज बाकी सब देखो तो कोसों पीछे है, काफ़ी पीछे है, इनकी तो बात ही करना बेईमानी होगी। जहाँ तक मार्केट कैप की बात करें तो हनीवेल की मार्केट कैप है 40,770 करोड़ एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी की 21,014 करोड़। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे पी रेशियो जो है हनीवेल ऑटोमेशन का वो 87.27 है, जबकि इसकी पी रेशियो डिक्सन की 146.81 है। अगर आप पीबी रेशियो की भी बात करो तो पीबी रेशियो हनीवेल से डबल है, ऑलमोस्ट 18.72 है, जबकि इसकी 38.81 है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो आप देखें 22.56, 22.25, तो ये करीब करीब सेम है। बाकी तो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की देखिए वो निगेटिव में, वीडियोकॉन, शार्प इंडिया तो कहीं है भी नहीं। अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये देखिए 81% जहां इसने ग्रोथ दिखाया, इसने 402% का ग्रोथ दिखाया है, तो 5 टाइम्स का एक ग्रोथ ज़्यादा दिखाया है हनीवेल से। नेट प्रॉफिट इसकी 491, तो ये बड़ी कंपनी तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, जबकि इसकी प्रॉफिट 120 है। नेट सेल्स जबकि आप देखिए करीब करीब सेम ही, ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं दिख रहा है इसके नेट सेल्स में। एंड डेट टू इक्विटी जो है इसकी 0.15 है, जबकि इसकी 0 है। तो पीयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो हनीवेल के बाद ये दिख रहा है, बट हनीवेल से भी अगर आप देखो तो कई सारे जो फाइनेंशियल टेक्निकल पैरामीटर्स है उसमें ये हनीवेल से काफ़ी आगे है, बाकी तो इनसे काफ़ी पीछे है। तो पीयर से भी कंपैरिजन देख लिया अब हमने। अब आइए थोड़ा सी इसके फाइनेंशियल हेल्थ पे भी चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको इसका इनकम परफॉर्मेंस बताया, बट फाइनेंशियल हेल्थ भी जानना ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक के लिए, बिकॉज अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका टेक्निकल, फाइनेंशियल्स, उसका बिजनेस ग्रोथ, वो सब हमें देखना होता है। उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके वीकनेस क्या है, ये सब जानना ज़रूरी होता है, तभी हमें उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसकी अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो देखिए इसमें जो ईपीएस का ग्रोथ है ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। मैं आपको एक टेबल के थ्रू दिखाता हूँ ईपीएस का। देखिए मार्च 17 में जहाँ इसकी ईपीएस थी 8.66, आप देखिए दिसंबर 2020 में जो इसकी ईपीएस हो गई 24.44, तो ऑलमोस्ट 3 गुना जो है इसकी ईपीएस ग्रोथ हुई है। तो काफ़ी अच्छा ईपीएस ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में। अगर डेट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसके इक्विटी टू डेट रेशियो ओनली 0.15 है, तो ये
बहुत ही लो डेट है इसकी, जो कि अच्छी बात कही जाएगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर एनुअल ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 साल का अगर इसमें एनुअल ग्रोथ देखें तो 36.25% की जो है इसमें ग्रोथ दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। 36.25% लास्ट 3 ईयर्स की। अगर रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो वो भी लास्ट ईयर की 3 ईयर्स की 30.69% की ग्रोथ दिख रही है इसमें। उसके अलावा अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू जो है पिछले 2 साल से काफ़ी इम्प्रूव कर रही है इसकी। कंपनी की जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो है काफ़ी हेल्दी है एंड 21.88% की इसकी ROE है पिछले 3 साल का। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको दिखाया, प्रोमोटर्स के अराउंड 35% शेयर है, उसमें प्रोमोटर्स के जो प्लेज हैं बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, मतलब नेग्लिजिबल मैं बोल रहा हूँ, बट ये ज़ीरो है, इनफैक्ट नील, कुछ भी प्रोमोटर्स के जो है प्लेज नहीं है शेयर। तो ये अच्छी बात है, अगर फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। तो इसके जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स है काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी है कंपनी की। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज़ बताई, FII की जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर रही है पिछले 3 क्वार्टर से। आप देखोगे तो जहाँ 10% थी वो 20% हो गई। तो मैंने आपको बताया भी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो काफ़ी रिसर्च करके करते हैं एंड उसी स्टॉक में करते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक ये भी आप क्राइटेरिया समझ लीजिए कि अगर FII कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी स्टॉक में तो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो ये भी एक ध्यान रखने बात है। तो ये आप देखिए, इतने सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल्स के, तो इसके फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके वीकनेस क्या है, थोड़ा सा वीकनेस भी हमें देख लेने चाहिए। तो अगर इसके वीकनेस की चर्चा करें तो थोड़ा सा जो स्टॉक है ये हाई वैल्यूएशंस है। हालांकि ये स्प्लिट हुई 20,000 के बाद स्प्लिट हुई है, बट अभी भी जो वैल्यूएशंस अगर देखा जाए तो छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी भी ये थोड़ा सा हाई वैल्यूएशंस कहा जाएगा। एंड इसका पी जो रेशियो है काफ़ी हाई है, 146.81, जबकि इंडस्ट्री की जो पी रेशियो है वो है मैंने आपको दिखाया था, इंडस्ट्री की पी से अराउंड 75 के आसपास है। तो ये वैल्यूएशंस एंड थोड़ा सा जो पी है वो हाई है, तो ये इसकी वीकनेस कही जाएगी। दूसरी वीकनेस जो दिखने में आया कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को पिछले क्वार्टर से स्लाइटली डिक्रीज किया है, तो ये एक वीकनेस है। एंड थर्ड वीकनेस, प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो भी पिछले क्वार्टर से कम हुई है, बट अगर देखा जाए तो बहुत ही मामूली, अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जो अपना स्टॉक है उसमें अपना जो शेयर है उसको डिक्रीज किया है। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में वीकनेस मिल नहीं रही है। यही जो मुझे लगा, ये मुझे लगा जो वीकनेस मुझे दिख रही है स्टॉक की, तो काफ़ी ज़्यादा ये चिंता करने वाली बात नहीं है स्टॉक में, ये जो वीकनेस दिख रही है। अब अगर देखें कि वाई हम एक्सपेक्ट प्राइसेस टू गो अप, हम क्यों इसमें उम्मीद करें कि प्राइस जो है इसकी इंक्रीज करेगी, तो इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं एप्लीकेबल है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा एक एक करके। तो पहला जो है कि गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया पॉलिसी, तो ये कंपनी के फेवर में जा रही है। ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड गवर्नमेंट का काफ़ी इम्पेटस रहा है कि वो काफ़ी बढ़ावा दे रही है कंपनीज़ को कि जो भी अगर खुद का अपना मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को, लोकल, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। क्योंकि काफ़ी सारे अभी तक अगर आप देख रहे हो ग्लोबल एरिना में चाइना का काफ़ी बड़ा शेयर होल्डिंग है मैन्युफैक्चरिंग में, एंड लोगों का जो ट्रस्ट है अब धीरे धीरे चाइना से ख़त्म होता जा रहा है। काफ़ी सारे गुस्से भी हैं लोग चाइना से। सो पीपल चाहते हैं, कंट्री चाहती है कि चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो, इसलिए उन्होंने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है। तो इंडिया में भी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का गवर्नमेंट ने नारा दिया है, जो ये कंपनी के फेवर में जा रही है। और इसके कारण गवर्नमेंट ने कई सारे पॉलिसीज़ भी लाई है। तो एक पॉलिसी जो लाई है गवर्नमेंट ने, PLI स्कीम लाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर मोबाइल फ़ोन्स। सो मोबाइल फ़ोन हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है उसको बनाने के लिए अगले 5 साल में जो गवर्नमेंट जो है 41,000 करोड़ का ये जो है इंसेंटिव दे रही है। तो जिस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी कंपनी, उसको ये फ़ायदा मिलेगा। तो इसका फ़ायदा जो है ये डिक्सन टेक्नोलॉजी उठा रही है, बिकॉज ये जो अपना पोजिशनिंग है वो इसको और मजबूत कर रही है, अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ा रही है। इसके अलावा ये कई सारे लार्जर ब्रांड्स के लिए जो एक्सपोर्ट भी कर रही है ग्लोबली। तो अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसने कई जगह जो है अपने फैक्ट्री को सेटअप किया है। सो इसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला हुआ।
क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, गवर्नमेंट का काफ़ी फेवरेबल पोजीशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये अपने स्केल अप को इंक्रीज कर रही है, तो इसका बिजनेस वॉल्यूम जो है भी वो भी इंक्रीज करेगा। अगला पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक, अब ये जो है कंज्यूमर गुड्स के जो प्रोडक्ट्स है वो इसको मैन्युफैक्चर करती है, एंड डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, बिकॉज लोगों की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज कर रही है। आप किसी भी घर में जाइए, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा, आपको टीवी मिलेगा, आपको फ्रिज मिलेगा। आप किसी भी हाउस होल्ड में जाइए, ज़्यादातर हाउस होल्ड में आपको ये सब प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एंड इसकी डिमांड जो है और दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट रूरल एरियाज़ में भी अब लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना शुरू कर दिया है, बिकॉज काफ़ी सारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है, तो जिसके कारण ये सब प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है डोमेस्टिक मार्केट में ग्रो कर रहा है, जिसका फ़ायदा किसे मिलेगा? ये जो भी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी, एंड मैन्युफैक्चरिंग करने में ये इसका काफ़ी बड़ा जो है इसका हाथ है, अगर ये कंपनी की अगर बात करें तो। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, इसकी जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखो कोई भी ब्रांड उठाकर देख लो, इसने इसके साथ टाई अप करके रखा है। जियो में जिसने काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है, मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा मार्केट फ़ोन का कैप्चर करके रखा है जियो में। सैमसंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड्स है, जैसे आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वोल्टास एसी में, एलजी का टीवी, मोटोरोला का फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन। सो आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग इसके क्लाइंट बेस है। इसके अलावा भी इसने लोकल जो ब्रांड है उसके साथ भी टाई अप करके रखा है, तो इसके क्लाइंट बेस जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं। इसके अलावा जो इसकी पोर्टफोलियो है, इसकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसकी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर देखा जाए तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इसके बिजनेस का 48% कंट्रीब्यूट करती है, लाइटिंग सॉल्यूशन इनके बिजनेस का 26% कंट्रीब्यूट करती है, होम अप्लाइंसेस 9%, मोबाइल 12% एंड सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम्स 5%। तो ये इसके आप देख रहे हैं इतने सारे वर्टिकल है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एंड मैं आपको हर एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्यों ग्रोथ और क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो बिजनेस वर्टिकल की स्टोरी में अगर आपको दिखाऊं तो पहले मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दिखाता हूं। तो रेवेन्यू जो है इसका 199% YOY Q3 में इंक्रीज हुई, क्योंकि इसके जो प्राइस एंड वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। एंड ये जो अपना कैपेसिटी है वो 44 लाख से बढ़ाकर 55 लाख करने वाली है Q2 FY22 तक, यानी अगले साल तक जो है। इनफैक्ट FY22 अभी चल रही थी, यानी अगले क्वार्टर तक सितंबर तक जो है ये अपने कैपेसिटी को 44 लाख से बढ़ाकर 55 लाख करने वाली है। तो 11 लाख का जो इसकी कैपेसिटी है जो इंक्रीज कर जाएंगी। उसके अलावा कंपनी ने ऑलरेडी ऑर्डर बुक लेकर रखा है, काफ़ी सारे ऑर्डर बुक इसके पास ऑलरेडी हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इसके अलावा उसने सैमसंग को ऐड किया है, जियोमी को ऐड किया है, एंड कुछ प्राइवेट लेबल्स जो मैंने बात की है, रिलायंस एंड क्रोमा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मेट्रो एंड ए क्लास सिटीज़ में रिलायंस एंड क्रोमा ने अपने काफ़ी सारे स्टोर्स खोल कर रखे हैं, एंड वो इन सब ब्रांड्स के अलावा अपने खुद के भी ब्रांड को प्रमोट कर रही है। तो उसके भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करने वाली है। तो इसके देखिए क्या स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है कि ये ब्रांड तो कवर कर ही रही है, उसके अलावा जो लोकल ब्रांड्स है जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलायंस एंड क्रोमा का ज़्यादा है, उसको भी ये अपने क्लाइंट बेस में उसने अपना लिया है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लिया, अब हमने लाइटिंग प्रोडक्ट्स का देख लेते हैं। सो अगर लाइटिंग प्रोडक्ट्स की आप देखो तो रेवेन्यू जो इसकी इंक्रीज हुई 26% YOY Q3 में इंक्रीज हुई है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ जो है अगर देखो पिछले Q3 में जो है प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हुई है, जिसके कारण जो लाइटिंग प्रोडक्ट्स में इसकी जो रेवेन्यू है काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा ये US एंड इंडोनेशिया मार्केट में भी लाइटिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। फिर जहाँ तक अगर ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन ऑफ LED बल्ब्स, ये इसने LED बल्ब्स का ऑटोमेशन भी स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड ऑलमोस्ट 33% जो है ऑटोमेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर इसने स्ट्रीट लाइट्स में भी ये इंटर कर रही है मार्केट में, आउटडोर लाइटिंग सॉल्यूशंस जो स्ट्रीट लाइट में लगती है, तो ऑलरेडी ये डेवलप कर रही है, एंड ये Q2 FY22 यानी जून से सितंबर के क्वार्टर में जो है ये लॉन्च हो जाएगी। फिर उसने एक फैक्ट्री सेटअप की है लाइटिंग के लिए, जो कि Q3 में ऑपरेशनल हो जाएगी FY22, यानी कि अब सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर में जो है ये फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ऑपरेशनल।
इसके अगले वर्टिकल की बात करें तो अगले वर्टिकल जो है इसका होम अप्लाइंसेज है। तो होम अप्लाइंसेज में देखें तो रेवेन्यू जो है इसकी 68% YOY Q3 में इंक्रीज हुई है एंड ऑर्डर बुक जो है ऑलरेडी जो है इसके पास और बढ़ते जा रहा है। तो होम अप्लाइंसेज में इसके काफ़ी ग्रोथ दिखने को मिल रही है। इसने अपना कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज किया है 12 लाख से 16 लाख यूनिट्स। देहरादून में जो इसने अपनी कैपेसिटी बनाई है तो 12 से 16 लाख इसने अपने कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। इसके अलावा ये तिरुपति में भी एक अपना फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए इसने अपना फैक्ट्री सेटअप किया है, जहां इसको 6 लाख पर एनम जो है यानी 6 लाख यूनिट ये मैन्युफैक्चर करेगी तिरुपति कैंपस से। तो आप देख रहे हैं इसने अपना हर एक वर्टिकल पे कितना अच्छा काम किया है और हर एक वर्टिकल के लिए मैन्युफैक्चरिंग को अपने कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करने पे ध्यान दे रही है। अब देख लेते हैं मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो कि इसकी रेवेन्यू जो है इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है 114.5% YOY Q3 में। और इसने जो कैपेसिटी है इसने 23 लाख यूनिट्स फॉर 2G फ़ोन, जो कि डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में ही सप्लाई करती है। तो काफ़ी बड़ी इसकी यूनिट कैपेसिटी है मोबाइल फ़ोन की, खासकर 2G में। एंड इसने ऑलरेडी 9 लाख सेट टॉप बॉक्सेज जो है जियो, डिश टीवी, सिटी केबल्स के लिए Q3 में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किया है एंड 3 to 4 लाख ऑलरेडी जो है इसके पाइपलाइन में है आने वाले क्वार्टर में। इसके अलावा इसने नोकिया एंड मोटोरोला के साथ भी डील साइन किया है, जिसमें नोकिया का ऑलरेडी जो डील है ऑलरेडी ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में यानी EMS में इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है एंड आगे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आगे आने वाली है इस कंपनी में। अब इसकी जो नेक्स्ट वर्टिकल है वो सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम, जो CCTV हम बोलते हैं। सो इसमें भी इसने कदम रख लिया है, जहां अभी ये इसका परसेंटेज जो काफ़ी कम है, बट इसमें भी रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है 10.4% YOY। एंड यहाँ भी जो है इस सेक्टर में भी जो है कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। सो आप देखो हर एक वर्टिकल में जो कंपनी का मेन एम है अपने कैपेसिटी को इन्हांस करना। अगर कैपेसिटी को इन्हांस करेगी, बिकॉज ये जानती है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, इसके अलावा ये बाहर के मार्केट को भी कैप्चर कर रही है, तो इसके पास बिजनेस की कमी नहीं रहेगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्यों इसका बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रोथ करने वाली है फ्यूचर में। ऑर्डर जो है मोटोरोला से, मैंने आपको बताया नोकिया एंड मोटोरोला के साथ इसने डील साइन अप किया है। नोकिया के साथ ऑलरेडी जो है ऑर्डर वो स्टार्ट हो चुकी है एंड मोटोरोला के साथ Q4 में, यानी कि अब ऑलरेडी मतलब ये स्टार्ट हो चुकी है सप्लाई US मार्केट में मोटोरोला के लिए। इसके अलावा इसने न्यू फैक्ट्री, काफ़ी नए फैक्ट्री जो है इसने PLI जो गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा दे रही कंपनी, उसके अंडर इसने कई सारे फैक्ट्री सेटअप किए। मैंने आपको बताया इसने तिरुपति में कैंपस सेटअप किया, देहरादून में अपने कैपेसिटी को बढ़ाया। इसके अलावा भी इसकी बात चल रही है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, जहां इसको काफ़ी बड़ी लैंड मिल रही है बेंगलोर के बाहर एंड ये अपनी फैक्ट्री सेटअप करने वाली है। तो ये काफ़ी सारे गवर्नमेंट के साथ ये बात कर रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। थर्ड जो है इसकी स्मार्टफोन की कैपेसिटी जो है वो 2 करोड़ हो जाएगी आने वाले सालों में, एंड जिससे एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी की 25,000 to 28,000 करोड़ अगले 5 साल में ये केवल स्मार्टफोन से ये जनरेट करेगी, क्योंकि ये 2 करोड़ इसने अपने कैपेसिटी को बढ़ा रही है स्मार्टफोन की। अगर देखें ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर रही है चार्जर के लिए, बैटरीज के लिए, मैकेनिकल्स के लिए, जो कि मोबाइल एंड EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में काम करती है। एंड ये ऑलरेडी इसकी जो सेंटर है वो तिरुपति में स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी कि अगर कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करती है, TV मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे चार्जर हो गया, बैटरी हैं, तो वो थर्ड पार्टी से वेंडर से सप्लाई करती है। तो अभी वो थर्ड पार्टी वेंडर से न लेके ये खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग कर लेगी तो कॉस्ट एफिशिएंसी इसकी बढ़ेगी, इसके अलावा किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कंपनी का कि वो खुद अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके ये सब प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ये कंपनी का जो फोकस है कि ये दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कंपनी की। अब जो है स्मार्टफोन जो फ़ोन का जो ग्रोथ है इंडिया में वो 2020
टू तक 85.9 करोड़ हो जाएगी स्मार्टफोन यूजर्स की। एंड अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसकी मोबाइल की जो रेवेन्यू आ रही है वो अभी 12% आ रही है लास्ट ईयर, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है 44% रेवेन्यू जनरेट करेगी खाली मोबाइल फ़ोन से। तो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ इसको मोबाइल फ़ोन से मिलने वाला है। एंड जो मार्केट भी है, अगर इकोसिस्टम की बात करें तो वो ऑलरेडी दिख रही है कि इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो उसका काफ़ी फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। सो इसके अलावा कंपनी जो है 7.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स को जो प्रोड्यूस करने वाली है। इसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी हैं, जो टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स है, उसके अलावा जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी ये अपने मैन्युफैक्चरिंग को इसमें इंटर कर रही है। तो इसका ग्रोथ प्लान काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर हम ग्रोथ आउटलुक अगर कुछ सालों के देखें तो काफ़ी रोबूस्ट दिख रहा है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन से काफ़ी अच्छी रेवेन्यू बुकिंग की उम्मीद है। जो मैंने आपको बताया कि 12% से बढ़कर ये 44% हो जाएगी। एलईडी टीवी में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा लाइटिंग में इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसके पास। फिर न्यू वर्टिकल जैसे फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, सेट टॉप बॉक्सेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री कर रही है। एंड पीएलआई स्कीम के थ्रू फर्दर डाइवर्सिफिकेशन कर रही है ये लैपटॉप्स एंड टैबलेट में। तो इन सब रीजन्स के कारण इसमें जो ग्रोथ जो है ज़बरदस्त एक्सपेक्टेड है। एंड कंपनी की बिजनेस ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है आने वाले सालों में, जिसके कारण कई सारे एनालिस्ट ने बहुत ही अच्छी फोरकास्टिंग की है इस कंपनी के बारे में। सो अगर मैं आपको फोरकास्टिंग दिखाऊं तो ये देखिए, आपको फोरकास्टिंग एनुअल अर्निंग ग्रोथ जो दिख रही है इसमें आने वाले सालों में, जहां मार्केट में दिख रही है 25.4%, इंडस्ट्री की दिख रही है 29.3%, इसकी जो फोरकास्टिंग की एनुअल ग्रोथ दिख रही है वो 33.4% है अगले आने वाले 4 से 5 साल में। एंड ये मैंने ग्रोथ फोरकास्ट नहीं की, ये करीब करीब 13 एनालिस्ट ने ये ग्रोथ फोरकास्ट की है। उसके अलावा अगर इसके एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की अगर फोरकास्ट देखें तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी एनुअल रेवेन्यू की ग्रोथ की फोरकास्ट दिख रही है। 14.7% जहां मार्केट की है, इंडस्ट्री की 20.2% है, इसकी जो फोरकास्ट है 32.3%। इसके अलावा और भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ अर्निंग पर शेयर अगर ग्रोथ फोरकास्ट देखें तो ईपीएस की अगर ग्रोथ फोरकास्ट देखें तो अभी इसकी अर्निंग है यहाँ पे 24.44 के आसपास, मैंने आपको बताया था अर्निंग पर शेयर। बट ये एक्सपेक्टेड है 2025 तक अर्निंग पर शेयर जो है इसकी 116 के आसपास हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा आप देख रहे हो, करीब करीब 5 टाइम्स की ग्रोथ इसमें दिख रही है अर्निंग पर शेयर में। तो ये जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है कंपनी के जो फोरकास्टिंग हुई है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया होता जब इसकी आईपीओ आई थी, इसकी आईपीओ आई थी 18 सितंबर 2017 को, एंड उस समय जो इसकी प्राइस थी आईपीओ की 1766। तो अगर आपने उस समय 1 लाख रुपये उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको 57 शेयर्स मिलते हैं। एंड 17 मार्च 2021 को जब इसकी प्राइस 20,074 थी, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले जो स्प्लिट होने, तो आपका शेयर का प्राइस 11,36,693 हो गया होता, यानी कि 1037% का ग्रोथ। अगर आप कल की भी बात कर लें, 1 अप्रैल की भी बात कर लें, तो क्लोजिंग प्राइस जो इसकी 3588 के अनुसार ये स्प्लिट हो गई। तो स्प्लिट होके आप देखो करीब करीब इसके 283 शेयर्स होते। सो वहाँ पर आप देखो, वहाँ भी वैल्यू आप देखो तो 10,15,855, यानी कि तब भी ये 900% का ग्रोथ यहाँ पर दिखा रही थी। यानी जो अगर इसमें 3 से 4 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो भी ग्रोथ इसमें 900% की ग्रोथ दिखती। अब अगर इसमें 1 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, 3 अप्रैल 2020 को अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, जबकि इसकी प्राइस चल रही थी 3,429, एंड इसमें आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आपको 29 शेयर्स मिलते। एंड जब इसकी प्राइस 1 साल के बाद जो है 20,000 पहुँच गई, तो आपका जो वैल्यू है स्टॉक का 5,85,418, यानी 485%। अगर स्प्लिट भी होने के बाद आप देखोगे तो 1:5 में स्प्लिट हुई तो आपके पास 145 शेयर हो गए, एंड प्राइस रेंज जो है 3588 है। सो अभी भी जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 5,20,260, यानी 420% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है 1 साल में। तो आप देख रहे हैं 1 साल में ही कितना ज़बरदस्त ग्रोथ इसने करके दिया है। तो दोस्तों जिस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, बिजनेस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ये स्टॉक आने वाले कुछ सालों में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने वाली है। ये फिर से एक बार मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाली है, और कई एनालिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि ये साल के एंड तक ये 10,000 के फिगर को
क्रॉस कर सकती है और आगे भी इसमें जो है मोमेंटम बनी रहेगी, यानी कि आगे फर्दर ग्रोथ इसमें एक्सपेक्टेड है। तो इस स्टॉक में अगर हम 4 5 6 साल बने रहें तो ये ज़रूर करोड़पति बना देगी इन्वेस्टर्स को। बस ज़रूरत है थोड़ा पेशेंस की। अगर डीप होती है तो पैनिक नहीं होना है हमें। अगर डीप होती है तो इनफैक्ट हमें इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए और इसको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और अगर प्राइस इसकी ऊपर जाती है तो इसको सेल नहीं करना है, बिकॉज इसमें प्राइस जो है काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। मैंने आपको जो स्टोरी बताई, कंप्लीट स्टोरी, जो इसकी फाइनेंशियल बताया, टेक्निकल्स बताया है, इसका बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बताया, सब काफ़ी इशारा कर रहे हैं ज़बरदस्त ग्रोथ का आगे आने सालों में। तो आपका यही मोटो रखना है कि डीप होगी तो पैनिक नहीं होना है, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो इसको सेल नहीं करना है। अगर आप ये मोटो लेकर चलिएगा तो आप ज़रूर करोड़पति बन सकते हैं आगे आने वाले सालों में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। रिसर्च करके मैंने काफ़ी ये वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप चाहे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस स्टॉक के बारे में पता चले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।